पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मंगलवार का दिन और कल के हेवी सेल ऑफ के बाद आज वापस स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में अच्छी खरीदारी थी। 1% 1.25% के आसपास मिड कैप चढ़कर बंद हुआ और स्मॉल कैप में करीब 1-1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अच्छी तेजी थी सेंसेक्स और निफ्टी में और अप मूव को लीड करने वाले सेक्टर्स में थे बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, मेटल, जहाँ पे कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट आईटी पार्टिसिपेट कर रहा था, 3/4% की बढ़त वहाँ देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1% से ज़्यादा की तेज़ी में आज कामकाज कर रहा था। टॉप गेनर्स में भी अगर आप नाम देखेंगे तो इधर अदानी समूह के शेयर थे, बैंक्स थे, लार्ज कैप स्टॉक्स थे जो कि मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे और बीएससी के सभी इंडिसेस आज तेज़ी में थे। अच्छी तेज़ी थी रियल स्टेट में, ज़ोरदार तेज़ी अगर आप कह सकते हैं रियल स्टेट स्टॉक्स में देखने को मिली। स्पेशली मिड कैप रियल्टी स्टॉक्स जो थे वो तेज़ी में थे। जो नए स्टार्टअप या फिर जो 2011 के आईपीओ थे वहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी पैक में बाइंग थी। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी फार्मा में, जिसमें डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ग्लेनमार्क के कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। लेकिन अदरवाइज अच्छी तेज़ी मार्केट में ब्रॉडर साइड पर। रियल्टी इंडेक्स अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी, इन शेयरों में सब में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी और ब्रॉड बेस्ड बाइंग में मिड कैप स्मॉल कैप दोनों बढ़िया पार्टिसिपेशन के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और ऑटो और आईटी यहाँ पर भी एक अच्छा मूव था। इन्फोसिस के नंबर से पहले एचसीएल और इन्फोसिस में खरीदारी थी। टीसीएस के नंबर कल आने वाले हैं लेकिन वहाँ पर कुछ बाइंग नहीं है क्योंकि बस है कि थोड़े वीक नंबर रह सकते हैं एक, और दूसरा बाय बैक का प्राइस क्या रहता है उस पर डिपेंड करता है, तो मार्केट स्केप्टिकल है बेसिकली। जीएम ब्रेवरी के नंबर आए, नंबर थोड़े से वीक साइड पर थे कि वाई नंबर अच्छे थे, क्यों क्यों वीक थे, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में दिखाया भी। 4-5% का डिक्लाइन वहाँ पर आया। इसके अलावा बाकी अदानी समूह के शेयरों में तो खरीदारी थी ही। आज डाइवर्सिफाइड में लिकर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स वगैरह में खरीदारी थी। प्लस स्पाइस जेट का एक मूव आया था, उसमें एक न्यूज़ फ्लो के दम पर पूरे टाटा मोटर्स या स्टील स्टॉक में खरीदारी थी, वो चाइना के पैकेज की वजह से। सो ऐसे अलग अलग न्यूज़ फ्लोज आते गए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन अलग अलग स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक जो है वो देखने को मिला भी और वहाँ पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जो मतलब कल का एक बड़ा डैमेज था मार्केट में न्यूज़ फ्लोज के दम पर, वो आज वापस पुल बैक के तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लेना। चले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े जो सवाल आ रहे हैं उनको लेकर। पहला सवाल ये रहा। हाँ, ओके। जो फेसबुक में सवाल आया है, मिश्रा साहब मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, आई एम अ नॉर्मल मैन, सो ऐसी टर्मिनोलॉजी मेरे लिए मत यूज़ करिए। रही बात रिलायंस में क्या करें, 2 साल से कहीं नहीं गया है, घूम के वापस 2300 आ गया। लेकिन मिश्रा साहब वो 2300 के बीच में जो एक एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल गया 200 रुपये का, उसको भी आप ऐड करेंगे तो 2500 रुपये आ गया। तो अगर आप दोनों चीज़ों को एडजस्ट करके देखेंगे तो नेट में आप 2300 रुपये से 2500 रुपये आए हो, यानी करीब 10% का एक गेन यहाँ पर आ चुका है। तो नेट ऑफ में रिलायंस जीरो नहीं है, नेट ऑफ में गेन है। और रही बात चलने की, तो जहाँ कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर ये चलते हैं, तो तेज़ी बैलेंस रहती है। कभी आईटी ते चलता है तो कभी बैंक चलते हैं, कभी बैंक और आईटी नहीं चलता तो लार्ज कैप चलते हैं। इन टोटल मतलब ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है कि रिलायंस ने कभी 2015 के बाद से लेके अब तक 2022 तक तो ऐसा हुआ था कि कभी कोई नेगेटिव कैलेंडर ईयर क्लोजिंग नहीं दी है। हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज गेन के साथ ही बंद हुआ है। तो आप वेट एंड वॉच करो और ऐसा कोई ख़राब सिचुएशन नहीं हो गया कि 2 साल अगर कोई शेयर नहीं चला, 1 साल शेयर नहीं चला तो उसी कंपनी ख़त्म हो गई। समटाइम्स मतलब एक्चुअल 10-10 साल तक नहीं चला, लेकिन जब चला तो एक साथ 3 गुना हो गया। या ऐसे कई सारे स्टॉक रहे हैं जो कि बहुत लंबे अंतराल तक नहीं चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जाते हैं। तो एवरेज वही निकाल देते हैं, करीब 12-15%, 17%, 20% की रेंज में। तो रिलायंस के केस में आप मैंने मतलब 28% का शायद CAGR है इनका, जब से IPO आया तब से लेके आज तक, 70 से लेके अब तक। मतलब बने रहने में कोई बुराई नहीं है, इट्स अ गुड एसेट टू ओन। बाकी एडजस्ट करके देखेंगे तो आप नेट ऑफ ज़ीरो में नहीं है एटलीस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और थैंक यू ममता जी। प्लीज़ सजेस्ट विच स्टॉक इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन, फोर्टिस। मैम मेरे हिसाब से तो पहला अपोलो होना चाहिए, दूसरा HCG एक अच्छा नाम हो सकता है, तीसरा मेदांता एक अच्छा नाम हो सकता है जो इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए उन दोनों को शामिल कर दिया मैंने। 2 मैक्स और फोर्टिस में बुराई नहीं है, लेकिन मेदांता में वैल्यू अनलॉकिंग की सिचुएशन ज़्यादा बेटर दिखेगी आपको गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन वो वही है कि IPO है तो 1 साल पहले निकलेगा अभी, तो 1 साल वाला टाइम निकल जाए, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए,
उसके बाद आप एंटर करो तो ज़्यादा बेटर है। और रही बात सोलर इंडस्ट्री से, बने रहो, अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी कल परसों भी एक 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया हुआ है इसको, तो ऑर्डर आया है तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा, नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होगा, तो बेटर डील है, आप वहाँ भी बने रह सकते हो। और एंटर करने लायक अपोलो, HCG, मैक्स एंड दिस मेदांता, इन स्टॉक को आप ध्यान दे सकते हो हॉस्पिटल स्पेस में। ओके, एनी स्टॉक इज वर्थ एडिंग नाउ और शैल आई जस्ट सेट असाइड फॉर सम टाइम? पुनीत जी, अगर आप रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, फिर बोल रहा हूँ, तो अगर रिस्क टेकिंग एपेटाइट है और आप क्लोज स्टॉप लॉस साथ काम कर सकते हो, तो 4-5 नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। एक UPL 580 का स्टॉप लॉस रखना, एक अदानी समूह जिसमें अदानी ट्रांस 760, अदानी विल्मर 325-30 की रेंज, और अदानी पोर्ट नहीं, अदानी पावर तीसरा नाम, उसका स्टॉप मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा 2 नए नामों में एक पतंजलि को आप देख सकते हो, ध्यान रखना पतंजलि में आज सर्किट लगा था, कल परसों में सर्किट खुला तो आप एंटर कर सकते हो। और 1100 जो उसका ब्लॉक का टाइम था, ये GQG वाला 1177 या 1180 के आसपास दाम था, उसको स्टॉप के तौर पर रखना आप। और चौथा इज़ EMS, एक नई लिस्टिंग है, इसको आप ध्यान दे सकते हो। ये कंपनी में भी इसका जो स्टॉप रहेगा 280 रुपये का रहेगा। तो ये कुछ नाम विद स्टॉप दिए हैं। स्टॉप इसलिए दिया है क्योंकि आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप उसे ज़रूर फॉलो करोगे। सो स्टॉप के साथ जाना बाजार में, लेकिन ये क्योंकि लॉन्ग टर्म वाली स्टोरियाँ नहीं हैं, सब मीडियम टर्म वाली स्टोरियाँ हैं, तो इन मीडियम टर्म स्टोरीज़ में ये स्टॉप आपका साथ देंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा एटलीस्ट। जुबिलेंट एंड IRCTC व्यू इन करंट सिचुएशन। सर जुबिलेंट मुझे पता नहीं कौन सा पूछ रहे हो, इनग्रेविया तो आप बने रहो अगर आपके पास है तो, और फूड भी अगर आपके पास है तो भी बने रहो, दोनों कंपनियों में बुराई नहीं है। ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर लो। IRCTC में सर अगर है होल्डिंग तो आप बने रहो, नई होल्डिंग है तो थोड़ा रिस्की बेट है वो, क्योंकि ये चला है थोड़ा सा, और पूरी रेलवे की तेज़ी के हिसाब से चला नहीं है, लेकिन पहले बहुत चला है। सो इसकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, ऐसा समझना थोड़ा मुश्किल है इसमें भाई, ऊपर OFS ना आ जाए। जैसे आज फिर PSU का दिन था, कोल इंडिया चल गया, 300 रुपये पार हो गया एक लंबे अंतराल के बाद, या GMDC अपर सर्किट लग गया, तो अभी तो PSU फ्लेवर बाकी है थोड़ा बहुत। सो IRCTC बने तो रह सकते हो, इवन LIC भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत चल सकता है, LIC IRCTC दोनों, तो बने रहना, बट मीडियम टर्म ही देखना। और ऊपर कहीं कैपिटल निकलना शुरू हो जाए तो आप निकाल भी सकते हो, थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, मुफ्त के शेयर छोड़ दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है फिर। ओके सर, TCS इन्फोसिस बाकी प्रोमोटर्स की तरह मार्केट से शेयर क्यों नहीं लेते लोअर लेवल पर? देखिए मलिक साहब, TCS के केस में जो बायबैक है, इसमें तो साफ साफ प्रमोटर पैसा, मतलब TCS पैसा प्रमोटर को दे रहा है फॉर फर्दर एक्सपेंशन। तो जब भी बायबैक आता है, क्योंकि TCS बायबैक करता है तो उसमें प्रमोटर पार्टिसिपेट कर देता है, तो कंपनी बायबैक करती है शेयर अपने, जिसमें प्रमोटर अपने शेयर टेंडर कर देता है। अंतर समझिए दोनों को, हर जगह कंपनी और प्रमोटर सेम नहीं होता। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है X, तो उसका मालिक हूँ मैं और कंपनी है X, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी है डिफरेंट एंटिटी। तो अगर यहाँ पर X बायबैक लेके आती है, तो उस बायबैक में मैं अपने शेयर टेंडर कर सकता हूँ एज अ प्रमोटर, तो मैंने वो कर रहा हूँ। तो TCS के केस में वो होता है कि आमतौर पर प्रमोटर बायबैक में पार्टिसिपेट करके शेयर टेंडर कर देते हैं अपने। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि X से जो पैसा है वो प्रमोटर के पास पहुंच जाता है, और प्रमोटर अपनी एंटिटी में बाकी जगहों पे एक्सपेंशन में उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो क्योंकि TCS कैश का हुआ है टाटा सन्स के लिए, तो उसका इस्तेमाल वो इसलिए बायबैक में बार बार करते हैं, ताकि उस कैश का इस्तेमाल कर सके और फर्दर एक्सपेंशन के लिए। साइमल्टेनियसली जो इन्वेस्टर है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वेदांता के केस में डिविडेंड के थ्रू हुआ था। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि TCS के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग कैश ऑलरेडी पड़ा है उनके पास, और वेदांता पे ऑलरेडी डेट था, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। इनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हैं, आगे और कैश जनरेट कर लेंगे। ये बार बार बायबैक लाते रहते हैं, फिर भी इनके पास इतना कैश रहता है, तो ये कैश के थ्रू शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड कर रहे हैं और खुद भी रिवॉर्ड ले रहे हैं। प्लस ये स्पेशल डिविडेंड भी दिया था 65 रुपये, तो वो डिविडेंड भी आता है। आगे भी TCS कैश जनरेट करता रहेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो उसके पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए इतनी। ये एक पार्ट है, और इसके थ्रू वो कैश से जो शेयर खरीदते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो भी कम होते जाएंगे विद टाइम, तो डिविडेंड की क्वांटम भी बढ़ती चली जाएगी विद टाइम, वो भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि EPS एक्सपैंड हो रही है। सो एक चीज़ इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। और रही बात इन्फोसिस में, तो प्रमोटर ही नहीं है वहाँ, तो 10-15% तो प्रमोटर ही हैं, बाकी वो हैं। और प्रमोटर भी वहाँ पर भी अगर बायबैक करना चाहेंगे तो टेंडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओपन मार्केट से IT कंपनियों में प्रमोटर बाय करते हैं। जेंसार वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, जिसको मैंने 270 रुपये पे यहाँ पर ही मेंशन किया था कि प्रमोटर ने बाय किया है, आप लोग भी एंटर कर सकते हैं। लाइकवाइज HCL क्या 1060 में प्रमोटर ने बाय किया था, आप लोग भी एंटर कर सकते हैं। ये बात मैंने इसी जगह पे मेंशन किया था। तो जब भी IT कंपनी में प्रमोटर आउटराइटली बाय करें तो एंटर करने में कोई बुराई नहीं है, आराम से एंटर करो। लेकिन बायबैक में प्रमोटर आउटराइटली बाय नहीं कर रहा है, इन केस प्रमोटर
अपना शेयर भी टेंडर कर रहा है, तो ये दोनों का अंतर थोड़ा सा समझिएगा। यू वांट टू बाय अदानी पोर्ट, किस लेवल पे एंटर कर सकते हैं? कल का लेवल ठीक था अरुज जी, और मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। आप ये कर सकते हो कि 4 लॉट बांध लो, पहला लॉट खरीद लो, दूसरा लॉट झटका खाए खरीद लो, तीसरा लॉट एक और झटके में खरीद लो, और चौथा लॉट उसके लास्ट झटके में खरीद लो। क्योंकि हाइफा पोर्ट में अगर रेवेन्यू का नील भी हो जाए इनके लिए, तो भी 3 से 5% का मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा रेवेन्यू पे। 3 से 5% का इम्पैक्ट कंपनी झेल सकती है, मैनेजेबल है वो। सो वो एक बार ही कल के झटके में दिखा भी चुका है। सो इतना कोई बड़ा डैमेज नहीं है वो कंपनी के लिए। तो इन केस आप लेना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, कुछ सवाल ज़रा यूट्यूब के भी ले लिए जाएं। कहाँ गए? हाँ, तो निफ्टी गेनर आ गए। JFSL का क्वार्टर रिपोर्ट कब आएगा? अभी तक डेट नहीं मेंशन है मैम शिवांग जी, लेकिन शिवांग जी, लेकिन जैसे ही मेंशन होती है वो आपको बताता हूँ। पहले रिलायंस की डेट आने दीजिए। आमतौर पे 3rd वीक या 2nd वीक अक्टूबर में आना चाहिए। एक आंकलन ये कहता है कि इन्फोसिस के नेक्स्ट वीक में आता है, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मान के चलिए आप, वहाँ तक नंबर आ जाना चाहिए इसके। दशहरे के आसपास ही नंबर होंगे इसके। अरूप सर, अरविंद लिमिटेड 2 कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी लाल भाई ग्रुप की कंपनी है। वैसे तो पहली चीज़ को इसका एनालिसिस नहीं देता, इसको कवरेज भी नहीं रखता, क्योंकि बहुत समय बाद इसमें एडजस्टमेंट्स हुए हैं। पहले तो इन्होंने रियल एस्टेट कारोबार अलग किया था, वो एक कारोबार इंफ्रा में डाल दिया, बाकी टेक्सटाइल डिवीज़न को भी 2 तरह से बांटा था, तो इस तरह से इसको कोई एडजस्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो मोटा मोटा एवेल्युएशन है कि पहले तो अरविंद लाल भाई ग्रुप की बहुत पुरानी कंपनी है। ये डेनिम, नॉन डेनिम और बाकी कॉटन टेक्सटाइल में कंपनी डील करती है। 2 कंपनी अच्छी है, लेकिन क्योंकि सेक्टर ही उस हिसाब से चलता है कि जहाँ ऑर्डर आएंगे अकॉर्डिंगली ये मूव करेंगे। सो मतलब सीजनल सेक्टर रहता है। तो रियल स्टेट में स्टोरी अगर आप रेमंड की फॉलो कर रहे हो, तो रेमंड इज़ नॉट चला इसलिए नहीं कि उसमें कोई टेक्सटाइल की स्टोरी थी, इसलिए चला कि उसमें जो रियल स्टेट की लैंड डील की अनलॉकिंग थी वो हो गई, और प्लस उसका IPO ऑन होल्ड करके उन्होंने अपने डेट को रीपे कर दिया, तो इसलिए रेमंड चला। या बॉम्बे डाइंग इसलिए नहीं चल रहा कि वो टेक्सटाइल कंपनी है, वो इसलिए चल रहा है कि उन्होंने वर्ली में बहुत बड़ी ज़मीन बेची, उसका पैसा आएगा उन्हें और उससे डेट को रीपे करेगा। सो यहाँ पर स्टोरी अलग है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल शेयर चल रहे हैं। अरविंद के केस में यही प्रॉब्लम है कि 2 कंपनी अच्छी है, वैल्यू सस्ती है और वर्थ होल्डिंग है। ऐसा नहीं कि वर्थ होल्डिंग नहीं है, बट ये सेकेंड हाफ ऑफ ईयर अगर टेक्सटाइल का पिकअप करता है तो ये स्टॉक पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन बाकियों की स्टोरी को देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं चल रहा है, तो वो स्टोरियाँ अलग थी जिसके आधार पर वो चले हैं। इसमें वो स्टोरी अभी तक ऐसी डेवलप नहीं हो रही। बट अगेन इट्स अ गुड ग्रुप ओन्ड कंपनी, अरविंद लाल भाई ग्रुप का कंपनी है और अच्छी कंपनी है। तो आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। LNT के 950 रुपये, 990 रुपये के दाम पे 650 शेयर हैं। BSE के 390 रुपये के दाम पे खरीदे हैं, और ग्रैन्यूल्स 99 रुपये के दाम पे। तो सिंह साहब, आपको करने की ज़रूरत क्या है? आप सिंपल सी बात है, अगर LNT के 650 रुपये के दाम पे आपके शेयर हैं और 990 शेयर है, आज LNT कहीं 3000 रुपया पहुँचने को हो गया है या पहुँच चुका भी है शायद, क्योंकि मैं कंफ्यूज होती है टाइटन और LNT के दाम पर। लेकिन मतलब वट एवर, आपके केस में 50 शेयर आप बेच दो, तो आपके बचे हुए शेयर आपके ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे, या बचे हुए भी नहीं होंगे तो 150 शेयर से बेचकर आपके सारे शेयर फ्री हो जाएंगे। तो आप या तो ये करो कि 50 शेयर थोड़े थोड़े करके बेचना शुरू करो, 10, 20, 30 करके 50 शेयर खाली कर दो, और वेट एंड वॉच, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर फ्री ही हैं ये। और प्लस इवन BSE में तो सब कुछ वैसे ही फ्री के शेयर हैं। सो आप करो कुछ मत, अपना कैपिटल निकालो और कुछ ऐसे ही आइडियाज़ जो आपने ढूंढे हैं लॉन्ग टर्म में उनको रखो। BSE, ग्रैन्यूल्स एंड LNT तीनों लॉन्ग टर्म वर्थ होल्डिंग स्टॉक है, जिसमें से LNT इज़ तो मस्ट होल्डिंग स्टॉक है, BSE सेकंड मस्ट होल्डिंग स्टॉक है, एंड ग्रैन्यूल्स इज थर्ड मस्ट होल्डिंग स्टॉक है। तो होल्डिंग स्टॉक हैं तीनों के तीनों, आराम से होल्ड करिए, डिविडेंड खाइए, वेल्थ बढ़ते हुए देखिए। यू हैव पिक द राइट स्टॉक एट राइट टाइम। आराम से बने रहने में कोई बुराई नहीं है, बैठे रहिए आराम से। और रही बात कैपिटल निकालने की, तो कैपिटल थोड़ा सा निकाल लीजिए और उस कैपिटल का इस्तेमाल करिए किसी और ऐसे ही वैल्यू आइडिया ढूंढने में और वहाँ पर इन्वेस्ट करने में। ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी द पार्ट ऑफ द मोस्ट बोरिंग जर्नी विच इज़ इन्वेस्टमेंट। आप एक्साइटिंग जर्नी ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। सो एक्साइटमेंट चाहिए तो ट्रेडिंग में जाइए, बोरिंग जर्नी का हिस्सा बनिए इन्वेस्टमेंट में, खूब पैसा बनता है। अकॉर्डिंगली आप देखिए रहे बनता हुआ, तो उसी को बनाइए, शांति से रहिए। ओके, UPL मूर्ति सर, मेरे हिसाब से तो आप बने रहो 580 आपका स्टॉप रहेगा, बहुत है तो 575 आपका स्टॉप रहेगा, और होल्ड करिए। आपने सही दाम पर अगर ले रखा है
तो अब मतलब वर्स्ट आई थिंक यूपीएल ने देख लिया, तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी नहीं है, अपसाइड की पॉसिबिलिटी बार को ज़्यादा दिख रही है। सो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है इसमें। देव साहब, अगर अभी शेयर लेना है तो क्या लें? मनोज सर, मैं 4-5 नाम मेंशन कर चुका हूँ, उनमें से कोई भी नाम पिक कर सकते हो। सुमित जी, ईआईडी पैरी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एसआईपी स्टार्ट की थी और दोनों की स्पाइसी शुरू करते ही भाग गए। अब आगे एसआईपी कंटिन्यू करूं या नहीं, प्लीज़ गाइड। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो एसआईपी लाइक स्टॉक है नहीं, लेकिन फिर भी वो भाग गया तो बात अलग है, आप उसमें एसआईपी मत करो। एक 2 पीआई इंडस्ट्री ठीक है, अगर आपकी पोजीशन से बहुत ऊपर चला गया है तो बात अलग है। ऐसा तो होता नहीं कि आपने मान लो एसआईपी शुरू किया किसी स्टॉक में और वो 200 रुपये हो गया तो आप एसआईपी करते रहोगे, नहीं। 100 रुपये पे एसआईपी शुरू किया तो मैक्सिमम 130-140 रुपये तक देखो, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो उसे। नहीं चलता छोड़ दो, दूसरा पीआई इंडस्ट्री या दूसरा किसी और सेक्टर का कोई और लीडर उठा लो जिसमें आप पैसा डालना शुरू कर दो। सो अगेन पीआई इंडस्ट्री क्वालिटी का स्टॉक आप पिक कर सकते हो एसआईपी के लिए, और कोई और नाम में पैसा डालना शुरू करो। विद टाइम क्या होगा, आपके पास पीआई इंडस्ट्री भी होगा, विद टाइम आपके पास यूपीएल भी हो सकता है, टीसीएस भी हो सकता है, यूएसएल भी हो सकता है, एंड सो ऑन, मल्टीपल स्टॉक्स हो सकते हैं, और वो धीरे धीरे सब क्वालिटी इकट्ठी होती चली जाएगी एसआईपीज़ के ज़रिए आपकी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाइप स्टॉक में आप एसआईपी मत करो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको पीएसयू बैंक में कुछ चुनना है तो पहला बैंक एसबीआई रहेगा, क्योंकि पहली चीज़ हमेशा लीडर ही के साथ एसआईपी शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप, जब आपके पास सब्सटेंशियल लीडर हो जाए, तब आप किसी और सेकंड नेक्स्ट में जाकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईटीसी 250 पर जाएगा क्या? नो आइडिया खंडेलवाल साहब, इतना मुझे मतलब फ्यूचर नहीं दिखता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो जाएगा तो बहुत अच्छी वैल्यू बाय हो जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जाएगा तो वैल्यू बाय हो जाएगा। और जब भी जाएगा, वो जाएगा तो ऐसी खबर के साथ जाएगा कि लेने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, आपको ये बात बता दूं कि जिस भी दिन आपके एस्टिमेटेड भाव आते हैं, या आप जो अनुमान लगा के चल रहे होते हो, वो भाव आते हैं तो ऐसी खबर के साथ आते हैं कि लेने की हिम्मत नहीं होगी, ऐसी बुरी खबरें आएंगी। अब आपको लगता है क्या कि ये किसी वॉर के बिना कंडीशंस में बाजार नीचे आएगा? नहीं, जब आएगा तो इतनी भयावह सिचुएशन के साथ आएगा कि उस समय हिम्मत नहीं होगी लेने की। इसीलिए अच्छा भाव, अच्छी खबर एक साथ नहीं आता। तो भाव का अगर वेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अच्छी खबर नहीं होगी उस दिन जब ये भाव आएगा तब। ओके, इज इट राइट टू टाइम एंटर टाइटन? रुद्राक्ष साहब देखो, 2 तरह के थॉट हैं। एक थॉट कहता है हाँ, क्योंकि क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एंड स्टिल कल्याण जैसी कंपनी का इतना अच्छा अपडेट आ रहा है, तो जो कैरेट लेन इनके अंदर है उनका अपडेट कितना अच्छा होगा। तो मेरा एक थॉट तो कहता है हाँ, बट दूसरा थॉट जो ना कहता है वो है वैल्यू एंड मल्टीपल। बहुत महंगा स्टॉक है और बहुत भाग चुका है, सो ये रिस्क हमेशा रहेगा। बट एक चीज़ है कि आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी करते रहो इस स्टॉक के अंदर, कहीं नीचे मिलता रहेगा तो आपकी एसआईपी को कवर करता रहेगा, और जितना नीचे आप इसको आराम आराम से एसआईपी करोगे उतना आपका प्राइस कंफर्टेबल होता जाएगा। सो एसआईपी करिए टाइटन जैसे स्टॉक में, टाइम फ्रेम लंबा रखिए, बट अगेन ध्यान रखिएगा कि ऊपर कितना ऊपर तक जाके आप अपनी एसआईपी को कैप कर रहे हो। तो वही एग्जांपल कि 100 रुपये का ऐसा शेयर है तो 20-30%, 40% तक मैक्स आप जाना, अगर आपका होराइजन बहुत लंबा है तो। छोटा ही होराइजन लेके चल रहे हो 1 साल की एसआईपी, तो थोड़ा ना ऐसा कुछ होता है, फिर तो 10% में काम हो जाएगा। लेकिन डिपेंड आप कितनी ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, उस ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी एसआईपी का ऊपर का लेवल कैप करना, और जिस दिन वो लेवल छूने लग जाए, उसके आसपास आ जाए, अवॉइड सेकंड स्टॉप की तरफ आप मूव कर जाना तुरंत। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स एट बेटर प्राइस आपके पास अवेल हो जाएंगे। और अगर नीचे आता जाए तो एसआईपी का क्वांटम बढ़ाते चले जाना, वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी देता जाएगा विद टाइम, और अपना फिर एवरेज भी घटा देना। फिर 40% नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे एवरेज नीचे आएगा वो 40% भी घटता चला जाएगा। सो बहुत ही कैलकुलेटिव वे है, लेकिन शुरू करोगे एसआईपी तो अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। ओके, अब वापस चलते हैं कुछ फेसबुक के सवालों को लेकर। IRFC 75 रुपये, अदानी विल्मर 410 के। अदानी विल्मर ऐड कर सकते हैं, IRFC में कैपिटल निकाल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। हाय सर, आई वांट टू बाय अदानी पोर्ट, हो चुका है, इस पर हम बात कर चुके हैं। PNB वर्सेस SBI, कौन ज़्यादा प्रॉफिट देगा, आपको या बैंक को? ओके, राकेश सर, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली होता है, हमेशा SBI ज़्यादा देगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा बैंक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा प्रॉफिट कौन देगा, तो सर एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न या लो रिस्क रिटर्न, एक होता है हाई रिस्क रिटर्न। तो अगर आप हाई रिस्क रिटर्न में जाना चाहते हो तो आपके लिए PNB है, वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा रहेगा लेकिन रिस्क भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। कि PNB में 70-72 रुपये के लेवल पे बहुत निवेशक फंसे हैं 74 रुपये के जोन में, जिनके भाव कई सालों बाद अब आए हैं।
तो हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ बड़ी तेज़ी आ जाए, तो इसलिए पीएनबी एक बार को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एसबीआई की इसमें कंसिस्टेंट बैंक है, साल का 8-9% रिटर्न देता ही आ रहा है इतिहास में, 9% देता है, ज़्यादा देता नहीं, पीएसयू बैंक है। लेकिन चला नहीं है बहुत, तो चलेगा तो पार्टिसिपेशन में शायद नंबर भी दे दे, 635 के ऊपर ब्रेकआउट भी है। सो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी आपके सामने रख दी है, अब आप चॉइस ले सकते हो। लेकिन भाव के हिसाब से छोटा आपको पीएनबी दिखेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको पहला अट्रैक्शन भाव ही होगा, क्योंकि ये कम लोग समझ पाते हैं इस भाव को कि कोई चीज़ अगर सस्ती है तो सस्ती नहीं है, उसकी वैल्यू महंगी है, लेकिन वो भाव सस्ता है। मिसाल के तौर पे मदरसन सुमी और बालकृष्ण को कंपेयर करेंगे तो बालकृष्ण सस्ता है, मदरसन महंगा है, डिस्पाइट उसका प्राइस सस्ता है। तो वैल्यू और प्राइस में अंतर होता है, तो वैल्यू और प्राइस को देखेंगे तो अभी भी एसबीआई सस्ता है कंपेरेटिवली पीएनबी के, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट अच्छा है, कंसिस्टेंट है और बड़े प्रॉफिट के साथ आ रहा है। यहाँ पे लॉसेज आ चुके हैं कुछ साल तक या क्वार्टर तक, तो इस लिहाज से आप ध्यान रखिएगा, भाव और वैल्यू का अंतर समझिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। आपसे मुलाकात होगी परसों, कल नहीं, कल मैं पुणे जा रहा हूँ कुछ काम से। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और सीएनबीसी आवाज़ के यूट्यूब फेसबुक पेज पे आप रोज़ाना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।